नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ें। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होगा और ना ही लोग। हाँ, तो आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक चट्टानें। देखिए, चट्टान एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग प्रत्येक परीक्षा में जहाँ जहाँ ज्योग्राफी का सिलेबस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेंशन हो रहा है, वहाँ जो चट्टान जो टॉपिक है वो जरूर इंक्लूड है। बात आप रीट से लेकर पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और आरएस तक की कर लो, हर एग्जाम में आपको चट्टान टॉपिक मिलेगा ही। अतः मेरा निवेदन है आपसे कि आप अच्छे से सुने और समझें और पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज जो पढ़ रहे हैं हम टॉपिक चट्टान। आखिर चट्टान होती क्या है, किसे कहते हैं चट्टान? तो देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, सबसे ऊपर वाली परत की बात हो रही है। भूपटल विभिन्न खनिजों के संगठन से बनी है। जो भूपटल है ऊपर वाला पृथ्वी का, वो क्या है? खनिजों के संगठन से बना है। कोई एक खनिज से अपना भूपटल नहीं, जबकि बहुत सारे खनिज मिलकर विभिन्न खनिजों के संगठन से भूपटल बना है। एक बात हो गई। दूसरी बात, वे समस्त पदार्थ जो कठोर भी हो सकते हैं, कठोर बोले तो ग्रेनाइट, मुलायम भी हो सकते हैं जैसे कि चिक्का, इन सब से मिलकर भूपर्पटी का जो निर्माण होता है वो ही क्या कहलाती है? चट्टान। समझ में आया? वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ वो क्या कहलाती है? चट्टान। वो कठोर हो सकते हैं ग्रेनाइट की तरह, वो मुलायम हो सकते हैं चिक्का की तरह। देखिए, अगर हम साधारणतः देखें तो अगर हमारे सामने चट्टान नामक शब्द आए तो एक इमेज सी बन जाती है कि कोई कठोर चट्टान होगी, कोई कठोर पत्थर होगा, कठोर चट्टान होगी। लेकिन चट्टान कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है, वह चिक्का की तरह। ठीक है, समझ आया चट्टान क्या है? अतः खनिजों का जो मिश्रित ठोस रूप है वो क्या है? चट्टान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो खनिजों का मिश्रण है, ठोस रूप में जो खनिजों का मिश्रण हो गया, वो ही क्या है? चट्टान है। अब अगर हम बात करें कि चट्टानों में कितने तत्वों का और कैसे कैसे इनका विभाजन है, कितना रेशियो है किन तत्वों का, तो अगर हम चट्टानों की बात करें तो जो 98% जो चट्टान है वो तो 8 से 10 तत्वों से ही मिलकर बनी हुई है। ठीक है, 98 मतलब लगभग सारी की सारी आ गई, 2% छूटा है। 98% तो 8 से 10 तत्वों से ही मिलकर बना है। बाकी अगर 2% चट्टानों की बात करें तो वो जो अन्य 90 तत्व बचे हैं उनसे मिलकर बनी है। समझ में आया? 98% मतलब अधिकतर जो चट्टानें हैं उनका निर्माण लगभग 8 से 10 तत्वों से ही हो गया। चट्टानों की बात करें, अब आइए आप चट्टान कितने भागों में बांटें। देखिए, साधारणतया हम चट्टानों को 3 भागों में बांटते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित। ठीक है, इग्नेशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये 3 चट्टान है। अब इन तीनों चट्टानों का अध्ययन करेंगे हम। इसके 2 वीडियोज बना लेंगे क्योंकि एक में ज्यादा हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। भौतिक और रासायनिक गुण
संरचना व खनिजों के मिश्रण के आधार पर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये अभी जो हमने ऊपर देखे वो उनका आधार क्या है, हमने जो 3 भागों में बांटा है अभी पढ़ा है कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो उनको बांटने का आधार क्या था? उनको बांटने का आधार था भौतिक, रासायनिक गुण, संरचना, उन चट्टानों की संरचना और खनिजों का मिश्रण। इन चारों चीजों को देखकर तय किया गया, इन सब को देखकर तय हुआ कि चट्टानों को हम मुख्यतया 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। तो देखिए, उत्पत्ति जो हुई है आग्नेय चट्टान की वो लैटिन भाषा के आग्नेय शब्द की बता रही हूं मैं आपको। आग्नेय जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से। लैटिन भाषा का इग्निस शब्द है। कई बार यहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। इग्निस शब्द से, जो कि लैटिन भाषा का है, उससे हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है अग्नि। इग्निस शब्द का अर्थ क्या है? अग्नि। कहां से आया? लैटिन भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित आग, मतलब मैग्मा या लावा से निर्माण होने के कारण इसका नाम पड़ गया आग्नेय। आग्नेय नाम क्यों दिया गया इस चट्टान को? तो देखिए, पृथ्वी की जब प्रारंभिक अवस्था थी उस समय आप जानते हो कि पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी और ज्वालामुखी लगातार प्रस्फुटित हो रहे थे। तो उस समय जो मैग्मा बाहर आकर लावा के रूप में जो निर्मित हुई चट्टानें, मतलब जो एक आग की तरह बाहर निकल रहा था जो लावा, तो उसको देखकर क्या नाम दिया गया इस चट्टान को? आग्नेय। क्योंकि उसी ज्वालामुखी के लावा से निर्मित हुई है ये चट्टानें। ज्यों ज्यों वो लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद में जो चट्टान बनी उसको नाम दे दिया आग्नेय। आग्नेय मतलब अग्नि से उत्पन्न। तो समझ में आ गया क्यों दिया आग्नेय नामक ये इस चट्टान को ये आग्नेय नाम। ठीक है, यह है ज्वालामुखी लावा जो आग की तरह बाहर निकलता है, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है, अतः इस चट्टान को नाम दिया आग्नेय। ये तो थी बेसिक बात। अब बात करो आग्नेय चट्टान के कौन से 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो है बहिर्वेदी चट्टान और एक है अंतर्वेदी चट्टान। बहिर्वेदी नाम से प्रकट हो रहा है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो बाहर है। अंतर्वेदी जो अंदर की तरफ है। पृथ्वी सतह की बात हो रही है। पृथ्वी सतह के अंदर जो है, बाहर जो है बहिर्वेदी, अंदर जो है पृथ्वी सतह से अंतर्वेदी। बहिर्वेदी की बात करें तो देखिए, मैग्मा क्रस्ट के ऊपर आकर ठंडा होता है, तभी तो हमने बहिर्वेदी कहा है इसको। इसमें क्या होता है कि जो ज्वालामुखी से उत्पन्न जो मैग्मा होता है वो क्रस्ट के ऊपर आकर जब ठंडा हो जाता है, लावा के रूप में ठंडा होता है, तो जो चट्टान बनती है वो होती है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। दूसरी बात इधर करो, तुलना में पढ़ेंगे ताकि याद रहे हमें। आंतरिक भाग में ही जम जाता है मैग्मा, जो है वो बाहर न आकर पृथ्वी के अंदर ही जम जाए और चट्टान का रूप ले ले, तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। बात दूसरी है, उदाहरण के लिए बेसाल्ट की बात कर लो। बहिर्वेदी चट्टान की बात हम करें तो बेसाल्ट जो है वो क्या है? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है, अगर हम निर्माण की बात करें कि बहिर्वेदी जो बाहर सतह के बाहर जो चट्टान बन रही है उसका निर्माण कैसे कैसे देख सकते हैं हम, तो देखिए, जो पर्वत, पठार, मैदान, ये सब जो स्थलाकृतियां हैं वो क्या हैं? ये बहिर्वेदी चट्टान का ही उदाहरण है। पर्वत, पठार, मैदान बहिर्वेदी चट्टान का ही उदाहरण है। अगर अंतर्वेदी चट्टानों की हम बात करें तो इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। अंतर्वेदी को फिर से 2 भागों में विभाजन हुआ है इसका।
जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के दो भाग, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान और दूसरी है पातालीय अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। अब देखिए आप, मध्यवर्ती किसे कहेंगे और पातालीय किसे कहेंगे, है दोनों पृथ्वी सतह के अंदर। समझ में आ गया? बहिर्वेदी को हमने अलग से पढ़ लिया है, अंतर्वेदी पढ़ रहे हैं जिसको फिर से दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं, एक तो मध्यवर्ती और ये एक पातालीय। ठीक है, ये दोनों ही पृथ्वी सतह के अंदर है। मध्यवर्ती जो चट्टान है वो है, उसकी स्थिति लोकेशन की बात की जाए तो वह है पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे। पृथ्वी की सतह के ठीक जो नीचे है उसको मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहेंगे। और जो पाताल यानी ज्वालामुखी उद्गम जहां हो रहा है, वहीं अगर मैग्मा जमकर चट्टान का रूप ले लिया, उसने जो भी रूप लिया है उसने गुंबदाकार आकृति में, तो उस चट्टान को हम कहते हैं पातालीय आग्नेय अंतर्वेदी चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट निर्माण की बात की जाए कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, तो इधर देखिए डोलेराइट और पेग्मेटाइट। डोलेराइट और पेग्मेटाइट जो है वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। किनका निर्माण हुआ है इस चट्टान से? डोलेराइट चट्टान का और पेग्मेटाइट का। किसमें, कौन सी चट्टान के द्वारा? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नजदीक है, उस चट्टान ने कौन कौन सी चट्टानें बनाई है? एक तो डोलेराइट और एक पेग्मेटाइट, ये इसके उदाहरण है, डोलेराइट और पेग्मेटाइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप इन दोनों नामों को। और नेक्स्ट अगर हम बात करें पातालीय की, तो उसके लिए एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। वहां किसका निर्माण हो रहा है, कौन सी चट्टान का? तो ग्रेनाइट आ जाएगा। ग्रेनाइट है पातालीय। ठीक है, ग्रेनाइट पातालीय है, जबकि मध्यवर्ती है डोलेराइट और पेग्मेटाइट। अब ये स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही है, वो कौन कौन सी है देखिए। इसमें मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की बात करें तो सिल, सीट, डाइक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ और स्टोक या बोस। अगर मैं सिल की बात करूं तो सिल मतलब आप ऐसे अर्थ लगाओ, कोई शिला की तरह क्षैतिज रूप में फैली हुई है, किसी शिला की तरह अगर कोई चट्टान, तो उसको हम कहेंगे ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का उदाहरण तो है ही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है वो यूं पूछा जाता है कि एक पृथ्वी की भूसतह के नजदीक ही ज्वालामुखी से मैग्मा शिला का रूप ले लेती है, तो उसको कौन सी चट्टान, या फिर क्षैतिज रूप से फैला हुआ है तो उसको कौन सा नाम देंगे? तो वो हो जाएगी सिल। अगर बात की जाए सीट की, तो यह है शिला का ही थोड़ा और पतला रूप। ठीक है, ये भी क्षैतिज यूं ही फैला हुआ है। सीट आप सीट से याद कर लो, हम बैठने के लिए सीट का यूज करते हैं, तो उस सीट से याद कर लो कि शिला भारी होती है और सीट हल्की होती है, तो शिला का जो पतला रूप होता है वो क्या हो जाएगा? सीट। अगर बात करें हम डाइक की, तो आप डाइक किसी पोल से ले लो आप, या आपको डाइक याद रखने के लिए आप किसी डंडे से ले लो। खड़ा भाग डंडे की तरह अगर कोई जमा हो जाए पृथ्वी में मैग्मा का, ठीक है, मैग्मा का पृथ्वी के अंदर जब जमा हो जाए एक डंडे के रूप में, तो उस आकृति को हम कह देंगे डाइक। अगर बात की जाए लेकोलिथ की, लेकोलिथ और लेपोलिथ सेम ही है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि नाम देखिए आप, लेकोलिथ और लेपोलिथ। अंतर क्या है इसमें? एक की आकृति है उत्तलाकार, ठीक है, उत्तल कौन सी आकृति होती है? ये उल्टी कटोरी को अपन रखें तो वो कौन सी आकृति हो जाएगी? लेकोलिथ। और अगर कटोरी को हम सीधा रख दें ये, तो ये हो जाएगी अवतलाकार, ये हो जाएगा लेपोलिथ। अगर आपको याद रखना है तो मैं बात बता दूं आपको याद रखने के लिए, आप इस एक को याद रख लो, लेपो मतलब कटोरी से याद रख लो, कटोरी से याद रख लो
कटोरियों को घर में हमारे यहाँ प्याली बोलते हैं। लेपो पैसे प्याली और लेपो यानी प्याली की तरह अवतलाकार। दूसरी अपने आप याद रह जाएगी क्योंकि सेम बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो दोनों याद हो जानी चाहिए आपको। आगे बात करें फेकोलित की, तो ये देखिए लहर नुमा आकृति है। यूं जमा हो जाए अगर मैग्मा तो उस आकृति को कह देते हैं फेकोलित। मतलब ऐसे जैसे फेंकी हुई के समान, किसी चीज को हम फेंकते हैं तो वो ऐसे लहरनुमा बन जाए तो उस आकृति को बोल देंगे फेकोलित। स्टोक या बोस की बात करें तो ये भी कुछ वो ही गुंबदाकार आकृति है, छोटा रूप, उनका छोटा रूप। अब इधर आइए आप पाताली आकृतियां देखें तो वहां एक ही है गुंबदाकार आकृति है। एक महान रूप होता है गुंबदाकार कोई स्थल आकृति जो कि जहां ज्वालामुखी उद्गम होता है वहीं जम जाता है। बहुत बड़े स्तर पर मैग्मा वहीं जम जाए और इस आकृति में, कौन सी में, गुंबदाकार। ठीक है, गुंबदाकार आप जानते ही हो। ये लो, बेथोलित कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इस गुंबदाकार आकृति को बेथोलित। इसमें अब आपने अभी देखा कि आपने कुछ टाइम पहले तो बताया था कि लेकोलित जो है उसकी आकृति भी कुछ ऐसी है, और अभी आप बता रहे हो कि जो बेथोलित है उसकी आकृति भी ऐसी है। हाँ, दोनों की आकृतियां सेम है, ये थोड़ा रूप छोटा है। नंबर 1, इनमें क्या अंतर है वो बता रही हूं मैं, इसका आकार बड़ा है। ठीक है। दूसरी बात करें तो लेकोलित क्या है कि इसके जो किनारे हैं वो यूं हैं, फिसले हुए। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें बेथोलित की तो ये खड़े किनारे वाली एक विशाल आकृति है जो पाताल में ही जमा हो जाता है ज्वालामुखी मैग्मा, और उससे बनती है गुंबदाकार आकृति जिसको बेथोलित कहते हैं। मुझे लग रहा है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें दो तरह की कौन कौन सी होती है और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। आगे आइए, अब बात करें बाह्य आग्नेय चट्टान की। हमने अंतर्वेदी की दोनों पढ़ ली, अब बाह्य आग्नेय चट्टान के बारे में भी कुछ बातें करें। तो आइए, विस्फोटक उद्गार से निर्मित और शांत उद्गार से निर्मित दो भागों में बांटेंगे हम बाह्य आग्नेय चट्टान को भी। एक तो है विस्फोटक यानी अचानक जो घटना घटती है उसके द्वारा कौन सी आकृति बन जाए या फिर क्या क्या पदार्थ बाहर आ जाएं, तो विस्फोटक का उद्गम हो गया। और शांत मतलब धीरे धीरे जब ज्वालामुखी का उद्गार हो तो कौन सी आकृति बाहर आके बने या कौन सा मटेरियल बाहर आए, ये चीज पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं भू सतह से बाहर जो आग्नेय चट्टान बन रही है उसकी। तो देखिए, तीव्र ज्वाला उद्गार के कारण कुछ ठोस पदार्थ बाहर आ जाते हैं। एक विस्फोट की तरह ज्वालामुखी फटता है और कुछ जो ठोस पदार्थ हैं उसके साथ पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं। बात अगर हम करें, उदाहरण देखिए आप कि कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो बम, लेपिली, राख, टफ और ब्रेसिया। ठीक है, मोस्टली ये जो पदार्थ हैं ये या जो आकृतियां हैं उनको नाम दे दिया गया है, ये बाहर आते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि बम मतलब वहां आकृति बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए, बम एक बहुत बड़ी आकृति है ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आने वाली। लेपिली है जो मटर के दाने के समान है। मटर का दाना जब हम छीलते हैं तो थोड़ा लिपलिपा नहीं होता क्या, मुलायम सा, तो लेपिली आप वैसे याद रख लो। राख की बात करें तो राख है अर्थात पानी में अगर लावा जम जाए तो उसको कह देंगे हम राख। बात करें टफ की तो टफ है जो पानी में लावा जम जाए। अभी मैंने राख के लिए बोल दिया, वो वहां नहीं, टफ के लिए है। ठीक है, याद रखना, टफ किसे कहेंगे, जब लावा पानी में जम जाए तो उसको टफ बोल देंगे। और राख महीन कणों वाला लावा जो होगा उसको क्या कहेंगे, राख। उससे बड़ी आकृति लेपिली जो मटर के दाने के समान, और सबसे बड़ी बम हो जाएगी। अगर बात करूं मैं ब्रेसिया की, तो ब्रेसिया है जिसके 3 कोने होते हैं।
तिकोनी आकृति होती है, इसके किनारे तीखे होते हैं, उस आकृति को हम ब्रेसिया कह देते हैं। ठीक है, विस्फोटक उद्गार से बाहर आने वाली मोस्टली ये जो पदार्थ हैं, इनके बारे में ही क्वेश्चन आता है। आज तक जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस इन्हीं में से आया है और इनको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, शायद आपको याद रह जाएगा। अब बात करें अगर शांत उद्गार की, तो शांत उद्गार में देखिए आप, लावा का बहाव शांत होता है। सबसे पहली बात, लावा का बहाव शांत रूप से दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? विस्फोट के द्वारा तो नहीं निकलेगा ना इसमें, ये तो दरारों के माध्यम से बाहर आता है। धीरे धीरे भूपटल पर चादर के समान चट्टान का निर्माण कर देता है। धीरे धीरे आएगा तो धीरे धीरे फैलते फैलते ये एक चट्टान के रूप में फैल जाएगा, चादर के रूप में। ठीक है, तो उसको कहेंगे शांत उद्गार। बाह्य आग्नेय चट्टान का शांत उद्गार रूप है ये वाला। ठीक है, चट्टान जो चादरनुमा। उदाहरण के लिए अगर देखें तो दक्षिणी भारत का जो लावा फटार है, दक्षिणी भारत का जो लावा फटार है वो इसी का उदाहरण है। बाह्य आग्नेय चट्टान का शांत उद्गार वाला जो पार्ट है उसी से बना है दक्षिणी भारत का लावा फटार। नेक्स्ट, अब देखते हैं अपन कि रासायनिक आधार पर, पहले देख लिया था हमने भौतिक और रासायनिक और कई अन्य मतलब जो थे उनका आधार था। देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, भौतिक रासायनिक गुण, ठीक है, संरचना और खनिजों का मिश्रण। आधार क्या था? इन सब आधार भौतिक रासायनिक संरचना और खनिजों के मिश्रण के आधार पर हम चट्टानों को 3 भागों में हमने बांटा था, उसके बारे में हमने देख लिया। आग्नेय चट्टान के 2 भाग कौन से हैं वो भी देख लिया, फिर अंतर्वेदी के कौन से हैं और बहिर्वेदी के कौन से हैं वो भी देख लिए। अब बात करेंगे कि रासायनिक आधार पर आग्नेय चट्टान के 4 भाग कौन से हैं। रासायनिक, सिर्फ और सिर्फ अगर हम रासायनिक आधार की बात करें तो रासायनिक आधार पर आग्नेय जो चट्टान है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। आग्नेय चट्टान के 4 भाग कौन से किए गए हैं, तो देखिए 4 भागों की हम बात करें तो एक है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है मध्यवर्ती और चौथा है अल्ट्रापैथिक। अम्लीय, क्षारीय, मध्यवर्ती और अल्ट्रापैथिक। अम्लीय की मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, कितनी? 65% से भी अधिक। 65% से भी अधिक होती है सिलिका की मात्रा अम्लीय में। अगर क्षारीय की बात करूं तो इसमें 45 से 55%। और मध्यवर्ती की बात करें तो ये अम्लीय और क्षारीय के दोनों के मध्य की चट्टान है। अम्लीय भी नहीं है, क्षारीय भी नहीं है, इन दोनों की मध्य की चट्टान है, अतः इसमें 60 या 65% सिलिका हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अल्ट्रापैथिक। अल्ट्रापैथिक में 45% से भी कम सिलिका होती है। तो सबसे कम किस में हुई? अल्ट्रापैथिक में 45% से भी कम। तो सर्वाधिक किस में हुई? 65% से भी ज्यादा सिलिका की मात्रा अम्लीय में हो गई। समझ में आया होगा। आगे देखिए, काफी कठोर और मजबूत है, कौन? अम्लीय, और भारी भी है। ठीक है, कौन? क्षारीय। ये काफी कठोर और मजबूत बताया है इसको, अम्लीय चट्टान को। क्षारीय की बात करें तो इसको भारी बताया है। अगर रंग की बात करूं मैं तो पीला रंग है अम्लीय का। अम्लीय का पीला रंग है क्योंकि लोहा और मैग्नीशियम, लोहा और मैग्नीशियम की यहाँ क्या है? कमी है। ठीक है, जबकि अगर बात हम क्षारीय चट्टान की करें तो उसका रंग कुछ गहरा है, भारी भी है और रंग इसका क्या है? गहरा है। उदाहरणों की बात करें, देखिए अम्लीय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है। अम्लीय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है, जिसका हमारे घरों में अक्सर यूज होता है ग्रेनाइट, उससे आप याद रख लीजिए, अम्लीय चट्टान ही है वो। और दूसरी बात करें अगर क्षारीय की तो वो है बेसाल्ट, क्षारीय बेसाल्ट। तीसरी मध्यवर्ती है जो डायोराइट या एंडेसाइट, उसके उदाहरण है डायोराइट या एंडेसाइट। और जो पेरिडोटाइट है, पेरिडोटाइट है वो है अल्ट्रापैथिक का एक एग्जाम्पल, पेरिडोटाइट। आगे देखिए, अम्लीय जो चट्टान है उसमें क्वार्ट्ज व फेल्सपार का भी आधिक्य है।
क्वार्ट्ज और फेल्सपार नामक खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। बात अगर करें क्षारीय की तो वहाँ फेरो और मैग्नीशियम, फेरियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। कहाँ? क्षारीय में, इसलिए अतः उसको मैफिक चट्टान भी कहा जाता है। अगर हमारे सामने शब्द आ जाए मैफिक तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कोई चट्टान का नाम पढ़ा ही नहीं, ये मैफिक कहाँ से आ गया, ये एक क्षारीय ही है। मैफिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर देखिए मैग्नीशियम और फेरियम पाया जा रहा है। तो मैं से मैग्नीशियम और फिक यानी फेरियम, ये वहां से दोनों शब्दों को लेके जोड़कर नया शब्द दे दिया मैफिक चट्टान। ठीक है, ये हो गए आग्नेय चट्टान के रासायनिक आधार पर 4 प्रकार। अब देखिए आग्नेय चट्टान की विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं देखिए, किसे कहेंगे हम आग्नेय चट्टान, हाँ क्या गुण है उनमें अलग से। तो देखिए सबसे पहली बात करें तो ये रवेदार है, रवे होते हैं, रवे मतलब दाने होते हैं, इसमें कण होते हैं। कौन सी चट्टान में? आग्नेय चट्टान में। क्योंकि वजह लावा के ठंडा होने से निर्मित होती है। धीरे धीरे जब ये ठंडा होती है तो इसमें कण बन जाते हैं, और जितनी धीरे ठंडी होती है आग्नेय चट्टान उतने ही कण बड़े होते जाते हैं, और जितनी जल्दी ठंडी हो जाएगी उतने ही कण छोटे होंगे। तो एक हो गया। नंबर 2, अत्यधिक कठोर है, वो तो हम देखते ही हैं, अत्यधिक कठोर है, अतः जल का प्रवेश नहीं है आग्नेय चट्टान में। ठीक है, कठोर भी है ये, अतः अपरदन भी कम है इसका, कठोर है इसलिए अपरदन भी कम है, और परत रहित है ये, इसमें परतें नहीं पाई जाती। क्योंकि अब तक हमें समझ आ गया होगा कि जब लावा के रूप में अगर एक लावा बाहर निकल रहा है, एक आग के रूप में कच्चा मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो उसमें परत तो होने का सवाल ही नहीं है, वो एकदम से जम जाएगा। उसमें कण जरूर हैं लेकिन परत नहीं है उसमें। ठीक है, जीवाश्म नहीं पाए जाते इसमें, तो ये तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। वहाँ जीवाश्म कहाँ होंगे? जो आग काफी नीचे से बाहर आ रही है, पृथ्वी के गर्भ से बाहर आग जो आ रही है, वहाँ जीवाश्म नहीं हो सकते। अगर वितरण या अवस्थिति की बात करें तो ज्वालामुखी क्षेत्रों में इसका वितरण है, अर्थात अवस्थिति है, ज्वालामुखी क्षेत्रों में तो पाई जाएगी ना ये। तो धात्विक खनिज पदार्थ इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो धात्विक खनिज हैं वो मोस्टली इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी में? आग्नेय चट्टान में। रासायनिक अपक्षय के बजाय भौतिक अपक्षय इसमें थोड़ा अधिक होता है। रासायनिक अपक्षय कम है और भौतिक अपक्षय अधिक है। ये पढ़ लिया हमने आग्नेय चट्टान। अब देखिए आपको मैं दिखाती हूँ जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है वो कौन है। आग्नेय चट्टान के बारे में आकृतियां देखिए आप, इसका एक मैप लाई हूँ मैं। ये है, सबसे पहले दिखाती हूँ पाताल, ये अंतर्वेदी चट्टान, ये पाताल है, पृथ्वी है यहाँ, और ये पाताल में जो बड़ी सी गुंबदाकार आकृति है ये कौन है? पाताल, ये अंतर्वेदी चट्टान। ठीक है, अब ऊपर देखिए आप, ऊपर ही ऊपर ये पृथ्वी का ये सतह आ गई, ये पृथ्वी की सतह आ गई। यहाँ कौन है? ये वाली, ये है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ये हो गई बहिर्वेदी यानी सतह के बाहर वाली, जहां देखिए ये लावा धीरे धीरे ठंडा होकर जमा हो गया। और ये इधर कौन आ रहा है? ये अभी हमने पढ़ा था ना कि दरारों के माध्यम से जब शांत लावा बाहर आकर जमा होता है तो वो भी एक आकृति बनाता है। ये शांत लावा, ऐसे दरारें ये होती है साइड में, और विस्फोट जो होता है वो अचानक इसी रास्ते विस्फोट होता है। तो ये जो डंडे नुमा आकृति बनी है, ये जो डंडे नुमा आकृति बनी है, ये इसका नाम है डाइक, जो पढ़ लिया हमने। ये देखिए क्षैतिज जो बना है वो है सिल, ये जो लहरदार बना है ये है फेकोलिथ, और ये है देखिए ये आकृति लेकोलिथ, गुंबदाकार छोटी सी। और ये मध्यवर्ती अंतर्वेदी चट्टानें हैं, लेकोलिथ, सिल, फेकोलिथ, डाइक। और ये है जो कटोरी के समान अवतलाकार है वो है लेपोलिथ।
ये बैथोलिथ हो ही गया। तो ये था हमारी आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा आग्नेय चट्टान। जो नेक्स्ट अवसादी और कायांतरित चट्टानें बची है वो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। देखिए मैंने इस टॉपिक को काफ़ी शॉर्ट और इजी बनाकर आपके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसमें से मतलब इतना शॉर्ट कर दिया है मैंने इसको कि इसमें से आपको प्रत्येक शब्द याद करना है और मुझे ये उम्मीद भी है कि आप याद करेंगे। तो धन्यवाद।